शिव कुमार, आपने मेरा लास्ट क्लास का लेक्चर देख लिया था बेटा? कब ज्वाइन किया आपने? मैंने नहीं देखा। नो सर, मैंने नहीं देखा। ओके, तो शिव कुमार, आप क्लास के बाद मुझे ग्रुप से मेरा नंबर निकाल के, मेरा फोटो लगा हुआ है, ग्रुप से मेरा नंबर निकाल के मुझे हाय भेजेंगे, ठीक है? ओके सर। तो अभी मेरा केवल एक ही लेक्चर हुआ है और सेकंड लेक्चर है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके थे उनमें से किसी को कोई डाउट तो नहीं है लास्ट क्लास के टॉपिक से रिलेटेड? नो सर, नो सर। आई थिंक आप सभी ने पूरा पढ़ लिया होगा लास्ट क्लास का लेक्चर। मैंने आपको 1 घंटे में सवा घंटे में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। तो आज मैं बात थोड़ा सा रिपीट करके, क्योंकि कई बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, आगे की बात स्टार्ट करता हूँ। बेटा, मैंने आपका पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, 11th का पोर्शन, जिसमें अपन क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण। फर्स्टली मैंने लास्ट क्लास में आपको बॉटनी का यानी वनस्पति विज्ञान का परिचय भी दिया था। आपको बताया था जीव विज्ञान की मेन 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और माइक्रो यानी सूक्ष्म जीवी। कौन सी आती है बेटा? सूक्ष्म जीवी। जंतु विज्ञान में हम जंतु यानी एनिमल्स की स्टडी करते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पादपों की अध्ययन करेंगे। जबकि सूक्ष्म जीवी में हम सूक्ष्म जीवियों की स्टडी करते हैं, यानी कि जीवाणु, विषाणु, फंजाई, कवक। ठीक है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि जितने भी अकपर जीव हैं, इन जीवों की अध्ययन को सरल बनाने के लिए, ध्यान सुनिए मेरी बात, इन जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, टू मेक द इजियर द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए उनको क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि क्लासिफाई किया जाता है। यानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, व्हाई आर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, यानी हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो याद रखना, जीवों को वर्गीकृत किया जाता है उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कौन से अध्ययन को सरल करने के लिए। तो आपको बताया था आकार की, कार्य की, आंतरिकी और पार्श्विकी, यानी कि उनकी 4 चीजों के अध्ययन को, बाह्य संरचना के अध्ययन को, आंतरिक संरचना के अध्ययन को, उनकी कार्य की यानी कि वर्क काम कैसे करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन कैसे चल रहा है। ब्रजमोहन बेटा, अपना ऑडियो म्यूट कर दें, अपना ऑडियो म्यूट रखें जिससे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आए। ब्रजमोहन बघेल, ओके बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि इन सब के अध्ययन के लिए जीवों को क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले पूरी तरीके से वर्गीकृत किसने किया था? आपको मैंने लर्न कराया कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी जो आएगी स्पेशली बॉटनी में यानी कि वनस्पति विज्ञान में, यदि हमें इंग्लिश नेम लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो कैसे लर्न करेंगे? कैरोलस लीनियस, ठीक है? डॉक्टर्स बन जाएंगे आप लोग तो स्पेलिंग से मतलब नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन से मतलब होगा, ठीक है? तो याद रखना, कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले प्रॉपर तरीके से जीवों को वर्गीकृत किया। इसलिए कैरोलस लीनियस को अपन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के पितामह, किसे बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को, याद रखना। तो उन्होंने सभी जीवों को प्रॉपर तरीके से वर्गीकृत किया। वर्गीकृत क्यों करते हैं? जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, याद रखिएगा। इन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया
तो बताया, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ बताऊंगा, यार पॉइंट पे ध्यान देना। तो सबसे पहले उन्होंने किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस और लास्ट में स्पीसीज दी। अब हम कैसे याद करेंगे? यानी आपसे पूछा है जब जीवों को वर्गीकृत करते हैं तो वर्गीकृत करने की सबसे बड़ी क्वेश्चन नीट में क्या मिलता है? किंगडम, जिसे जगत बोला जाता है, जगत। ठीक है, फाइलम को हम फाइलम ही याद रखेंगे। अब ये भी याद रखना है, फाइलम हम कब उपयोग करते हैं? जब जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि फाइलम यूज किया जाता है जंतुओं के लिए। लेकिन किंगडम के बाद यदि डिवीजन मिल रहा है, डिवीजन यूज करते हैं हम किसके लिए? जब हम पादपों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि प्लांट का या वर्गीकरण करते हैं। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन मिलता है वर्गीकरण के समय वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? किंगडम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रेड मार्कर से लिखूं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हिंदी में भी नोट करेंगे। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, नोट करेंगे। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? किंगडम। जबकि यहां पर हम जैसे बताएंगे, इसको बता देंगे, इस तरीके से लिखेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यहां पर स्पीसीज हमें याद रखना है। स्पीसीज ये याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन की यानी वर्गीकरण की सबसे, और साथ लिखूं बड़ा में, सबसे छोटी इकाई है। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? किंगडम, यानी कि जगत। और वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? स्पीसीज, सबसे छोटी यूनिट। यानी हम जब जंतुओं का या पादपों का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के जो हमें चरण मिल रहे हैं, स्टेप्स मिल रही हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें सबसे बड़ी यूनिट जगत होती है और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? स्पीसीज। याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अब फाइलम हम यूज करते हैं जब जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, और डिवीजन जब यूज करते हैं जब पादपों का वर्गीकरण करेंगे। इसका करेंगे बेटा? पादपों का। तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फाइलम और डिवीजन कब कब यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हमें मिल रहा है किंगडम से स्पीसीज तक, किंगडम से स्पीसीज तक, इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल हियरार्ची। ये वर्ड आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, मैं हिंदी में लिखता हूं। बायोलॉजिकल मैं हिंदी में लिख देता हूं उसको, हियरार्ची। बायोलॉजिकल हियरार्ची क्या है? जो स्टेप्स मैंने आपको बताई ये सब बायोलॉजिकल हियरार्ची में आती है। ठीक है, तो याद रखना,
जंतुओं का प्रॉपर वर्गीकरण या पादपों का या जीवों का प्रॉपर वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ वर्गीकरण कहा जाता है, पितामह वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो पितामह वर्गीकरण करते समय जो हियरार्ची मिल रही है उसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी आती है? किंगडम। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फ्रीक्वेंस में याद रखना है। तो सबसे बड़ी हो गई जगत और सबसे छोटी हो गई स्पीसीज। ठीक है, अब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले यानी जीवों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंटों को पहले ध्यान देना है। कौन से पॉइंटों को मैं आपको बताने वाला हूं, पहले नोट कर लीजिए। पहले से नोट कर लिया होगा, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। रजमोहन बेटा अपना ऑडियो म्यूट रखिए बेटा। आवाज नहीं आ रही सर। ओके, आकाश कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। ओके, चलिए अब ध्यान दें। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी? वर्गीकरण स्टार्ट करने की। अब पहले मैं वर्गीकरण में अंदर पढ़ने से पहले कुछ चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहूंगा। ध्यान सुनिएगा कि जब हम कोशिका की बात करते हैं, कोशिका छोटी क्लास में पढ़ा है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। कोशिका माने कि सेल। तो कोशिका के कितने टाइप्स की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, यानी कोशिका के आधार, कोशिका दो प्रकार की हुई और इसी आधार पर जीव भी दो प्रकार के हो गए। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं याद रखना, यानी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें कोशिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती प्रो कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी आती है यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान सुनिएगा पहली बात, यानी कभी भी कोई हमसे पूछे सेल कितने टाइप के, सेल्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब यहां पर वर्डों को समझिएगा। कहीं भी बेटा कैरियो मिल जाए, क्या मिल जाए? कैरियो। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। कैरियो का मतलब क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, आप लोग ही बताएंगे लॉजी मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजी? अध्ययन सर, अध्ययन। 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 वेरी गुड, अध्ययन। तो आप देखोगे मैं आप लोगों से पूछूं केंद्रक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, वेरी गुड। तो यदि मैं आपसे, ये हो गया केंद्रक, यानी केंद्र को ग्रीक भाषा में बोला जाता है कैरियो, अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है लॉजी। तो अध्ययन ऑफ केंद्र क्या हो गया? कैरियोलॉजी, याद रखिएगा। तो यहां पर आपने देखा कैरियो मतलब हो गया केंद्रक, प्रो मतलब होता है पुराना, पुराना, जबकि यू मतलब होता है नया यानी कि एडवांस। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिनमें पुराने प्रकार का केंद्रक होता है। पुराने प्रकार का केंद्रक का मतलब, मान लीजिए कोशिका है तो उसमें केंद्रक तो होगा
या न्यूक्लियस तो होगा, पर केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रिका झिल्ली नहीं होती। यानी याद रखना, यहां पर चारों तरफ केंद्रिका झिल्ली नहीं होती। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तो होगा, बट केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती। इस टाइप के केंद्रक को अपन याद रखेंगे, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसे इसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोइड, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ये वर्ड बेटा ऐसे ही पूछा जाता है नीट में, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब केंद्रक तो है, बट केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती, याद रखिएगा। लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसलिए कैसी सेल हो गई? पुराने प्रकार की सेल्स हो गई। कैसी हो गई बेटा? पुराने प्रकार की सेल्स हो गई। लेकिन सर ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती कि बाकी और कुछ भी नहीं होता? अभी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला तो हमने क्या सीख लिया, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, एक एक करके, ठीक है ना। अब यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहां पर कोशिका में केंद्रक है, और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी मिलती है, याद रखिएगा। इसलिए इसे, इस टाइप के केंद्रक को सप्त केंद्रक बोलते हैं। और इसे न्यूक्लियोइड के साथ साथ, अथवा इसे न्यूक्लियोइड के साथ साथ असत्य केंद्रक भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो में ये क्लियर होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स पुरानी टाइप की सेल्स होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स नए प्रकार की सेल्स है, क्योंकि इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसलिए इसे सत्य न्यूक्लियस बोला जाता है, और इसे असत्य केंद्रक या असत्य न्यूक्लियस बोला जाता है, फॉल्स न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको पुरानी सेल्स और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये उन जीवों में मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स उन जीवों में मिलती है जो जीव इस अर्थ पर पहले डेवलप हुए, पहले विकसित हुए, उन जीवों में यही वाली कोशिका मिलती है। मैं आप लोगों से पूछूं, जब इस धरती का विकास हुआ तो पहले धरती पर प्लांट पौधे आए, जंतु आए, या सूक्ष्म जीव आए? पहले कौन आया? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव आए। तो सूक्ष्म जीव जो जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो कौन सी कोशिका हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी कि यहाँ पर हम उदाहरण देखें, तो यहाँ पर कौन से जीव आते हैं? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। याद रखना, बैक्टीरिया में कौन सी सेल्स मिलती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन धीरे धीरे बैक्टीरिया से डेवलप होते गए, विकसित होते गए पादप और जंतु। हम लोग पादप और जंतु की शरीर कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? यूकेरियोटिक कोशिका से। यानी यहाँ पर उदाहरण हो गए पादप यानी प्लांट और जंतु। पादप और जंतु में कौन सी कोशिका मिल रही है? यूकेरियोटिक कोशिका। तो याद रखना भाई, सेल्स कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए उसे असत्य न्यूक्लियस बोला जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे सत्य केंद्रक बोला जाता है।
याद रखिएगा, यानी ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। देन इसके बाद आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंस हैं। जब मैं आपको कोशिका वाला चैप्टर बताऊंगा तब इन दोनों में आपको 10 अंतर बताऊंगा, 10 अंतर बताऊंगा। लेकिन अभी उन अंतरों पे मैं फोकस कर रहा हूं जो आपको वर्गीकरण चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा। देन दूसरा उदाहरण देखें अपन कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता जिसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे मैं पादपों और जंतु की कोशिकाओं की बात करूं, इनमें कई अंग ऐसे होते हैं, कोशिका अंग, कोशिका अंग ऐसे होते हैं जिनमें 2 झिल्ली प्रेजेंट होती है, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता, ऐसा कोई भी कोशिका अंग नहीं होता जिनके चारों तरफ 2 झिल्ली प्रेजेंट हो। याद रखना, 2 झिल्ली वाले कोई भी ऑर्गन नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यानी कोशिका अंग जिनके चारों तरफ 2 झिल्ली हैं, ये यूकेरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये पादपों में, क्लोरोप्लास्ट पादपों में और माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में ऐसे कोशिका अंग हैं जिनके चारों तरफ 2 झिल्ली होती है। लेकिन ऐसा कोई भी कोशिका अंग प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता जिनमें 2 झिल्ली उपस्थित हो। तो पहले तो जो मुझे अभी क्लासिफिकेशन में सिखाना है वो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कौन से हैं। सूक्ष्म जीव, उसमें भी कौन से, जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया को में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। लेकिन जंतुओं में और पादपों में कौन सी सेल्स उनका बनेगी, यूकेरियोटिक सेल्स। सबको यानी बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। ओके, चलिए भाई। देन आगे बात करें, यानी याला पॉइंट हमें क्लियर हो गया, तभी हम वर्गीकरण चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, तो आज सभी ने ये पॉइंटों को नोट भी कर लिया होगा। नोट कर लिया सभी ने बेटा? हाँ सर, हो गया, नोट हो गया। अच्छा, सर वेरी हो गुड। गया। आप तो शायद स्क्रीनशॉट भी लेते जाते होंगे। तो अब मैं आगे बात करूं इसमें, तो जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले प्रॉपर तरीके से दिया। इन्होंने, याद रखना, कैरोलस लीनियस ने जीवों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले क्या दे दिया, जीवों के वर्गीकरण के लिए कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जगत वर्गीकरण, 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, याद रखिएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया। इन्होंने जीवों को 2 वर्गों में बांटा। कौन कौन से? एक तो बता दिया पादप जगत, और दूसरा बता दिया जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत, पादप जगत और जंतु जगत नोट कर सकते हैं हम। पादप जगत और जंतु जगत नोट कर सकते हैं आसानी से। इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत बता दिए। फिर इसके बाद
दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने, नोट कर लिया होगा आपने, यानी कैर्लोस लिनियस ने अर्थ के जितने भी जीव हैं उनको दो जगहों पर बांटा, पादा जगह और जंतु जगह। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि भाई सूक्ष्म जीव किस में आएंगे, फंजाई किस में आएंगे, तो ये मुस्कुराती मतलब हमें भी जब कोई क्वेश्चन पूछे, कोई प्रश्न पूछे तो हम जवाब नहीं दे पाते, मुस्कुरा जाते, पता नहीं। ठीक है, यानी कुल मिला के कैर्लोस लिनियस ये बात नहीं बता पाए कि सूक्ष्म जीव को कौन से वर्ग में क्लासिफाई किया जाए, इसलिए याला जीवों का वर्गीकरण एक्सेप्ट नहीं किया गया, मान्य नहीं किया गया, लेकिन सर्वप्रथम किया गया, इसलिए कैर्लोस लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया। तो दो जगत वर्गीकरण के बाद पहले हमें पढ़ना है अब 5 जगत वर्गीकरण। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम बच्चे एकेडमिक की तैयारी करते हैं लिखने वाले पेपर की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब अगला एक पॉइंट आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण। याद रखना, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये दिया R.H. विटेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। R.H. विटेकर ने, मैं इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में थोड़ा सा मुझे, विटेकर, R.H. विटेकर ने, याद रखें, 5 जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा। R.H. विटेकर ने बताया कि अर्थ पर जितने भी जीव हैं इन्होंने उनको 5 जगत में क्लासिफाई किया। कौन कौन से जगत बताए? मोनेरा, मैं हिंदी में लिखते चलूं, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक जगत, देन प्लांटी यानी कि पादप जगत, और अगला एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। तो याद रखिएगा, R.H. विटेकर ने all the organisms of the earth are classified into 5 kingdoms according to R.H. विटेकर, यानी कि R.H. विटेकर ने अर्थ के सभी जीवों को 5 जगत में क्लासिफाई किया, 5 जगत में वर्गीकृत किया। कौन कौन से 5 जगत है, हमें सीक्वेंस में याद रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक जगत, प्लांटी यानी कि पादप जगत, एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। तो मेरे साथ रिपीट करते जाएंगे, धीरे धीरे याद करेंगे हम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कोशिश चेक करें कि फटाफट याद करें, तो हमेशा हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म यानी अर्थ के जितने भी जीव हैं, R.H. विटेकर ने उनको 5 जगतों में वर्गीकृत किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब उन्होंने ये जो वर्गीकरण दिया 5 जगत वर्गीकरण, इसको किस आधार पे दिया? तो 5, ध्यान से देखिएगा भाई, 5 जगत वर्गीकरण के आधार, किस आधार पे दिया, कौन कौन से आधार है, यानी कि बेसिस कौन कौन से? तो पहला आता है, फर्स्ट नंबर पे ध्यान दीजिएगा, कोशिकीय संगठन।
कोशिकीय संगठन, यानी कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम समझ गए, अभी जोड़िए पहले देखा। तो उन्होंने पहला पॉइंट कौन सा लिया, पहला बिंदु लिया उन्होंने कोशिकीय संगठन, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन्होंने मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा जो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हैं। यानी मैं आपसे कभी भी पूछूं बेटा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को कौन से ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है, कौन से में किया गया है, मोनेरा। अमोनिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले कौन से जीव होते हैं, जीवों के नाम बताओ। थोड़ी देर पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, यानी यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए जीवाणु। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है मोनेरा में, ठीक है। फिर उन्होंने यानी कि ये वाला पॉइंट तो आ गया मोनेरा में। अब क्या बचे रह गए, यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में इन्होंने यूकैरियोटिक जीवों को इंक्लूड किया। सभी यूकैरियोटिक नहीं, तो इसके लिए दूसरा बिंदु रख लिया, कौन सा, शरीर संगठक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एक कोशिकीय जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने, और दूसरा बिंदु ले लिया बहु कोशिकीय, जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने। तो मैं आपसे कभी भी पूछूं बेटा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स को, यानी यूकैरियोटिक सेल्स वाले हैं लेकिन उनको एक ही सेल से बने हो, ऐसे जीवों को रखा जाता है प्रोटिस्टा में। किसमें रखा जाता है, प्रोटिस्टा में। उदाहरण अपन देखें, आपने नाम सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, ग्लीना और पैरामीशियम। यानी प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं लेकिन एक ही सेल से मिलकर बने हैं, उनको किसमें रखा जाता है, याद रखिएगा प्रोटिस्टा में। देन अगला आ गया फंजाई। फंजाई में कौन सा आ गए, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय, क्योंकि एक कोशिकीय किसमें हो गए, बहुकोशिकीय। यानी जो बहुकोशिकीय यानी कि इंग्लिश में मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को इसमें रखा गया, फंजाई में। लेकिन यहां पर एक अपवाद याद रखना है, अपवाद समझते हो ना, जो सबसे अलग हटके हो। तो आपने एक अपवाद सुना होगा ईस्ट एक
और साफ लिखूंगे, ईस्ट एक फंजाई है लेकिन ये बहुकोशिकीय नहीं होता। याद रखना, आपसे पूछा रहा है एक कोशिकीय फंजाई का नाम, ईस्ट हो गया, ये अपवाद हो गया। ईस्ट एक कोशिकीय फंजाई होता है। नोट करना है सारे पॉइंट को, यूनिसेलुलर फंजाई, एक कोशिकीय फंजाई कौन सा है? ईस्ट। बहुत कुछ पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में भी हम। यानी कि यहां पर उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, यहां पर यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा, यहां पर यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को रखा, यहां पर पादपों को कौन से जीव रखे गए? पादप की प्रॉपर्टी, पादप के लक्षण कौन से होते हैं? तो यहां पर उन्होंने थर्ड बिंदु लक्षण इंक्लूड किया, कौन सा? पोषण। पोषण याद रखना, आपने पढ़ा होगा पोषण के टू टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी, जो अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप हो गए। तो पादप कौन से होते हैं? पादप की लक्षण कौन कौन से हैं? पादप भी सभी स्वपोषी। स्वपोषी। पादप भी सभी कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। सभी पादप बहुकोशिकीय होते हैं और सभी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। हम जानते हैं पादप प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। अब कौन से बच्चे रह गए? जंतु जगत। जंतु जगत में कौन से जीव आते हैं? जंतुओं की प्रॉपर्टी क्या है, इनके लक्षण क्या है? सभी जंतु भी यूकैरियोटिक होते हैं। सभी जंतु भी बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन जंतु स्वपोषी नहीं होते, वो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते। हमें जो भी भोजन मिलता है जंतुओं को कहां से मिलता है? पादपों से, यानी कि हम पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। यानी कि जंतु होते हैं विषम पोषी। कैसे होते हैं? विषम पोषी। तो आप देख सकते हो वित्तेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया और ये मुख्य 3 आधार उन्होंने उपयोग किए जिसके बेसिस पे जीवों को क्लासिफाई यानी वर्गीकृत किया गया। मैं कभी पूछूं कि मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, आप तुरंत बता दोगे जीवाणु, क्योंकि ये सभी प्रोकैरियोटिक हैं। यानी विट्टेकर ने प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा, विट्टेकर ने यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा में रखा, विट्टेकर ने फंजाई को, कवक को फंजाई किंगडम अलग से बनाया जिसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव आए। विट्टेकर ने पादपों के लिए यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी लक्षण बताए। विट्टेकर ने पादप जंतुओं के लिए यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी लक्षण बताए। तो मुख्य ये 3 लक्षणों के आधार पर 5 जगत में वर्गीकृत किया। लेकिन बाद में कुछ और लक्षण और ऐड किए गए, जोड़े गए, जिसमें 2 पॉइंट और याद रखना है। कौन कौन से? एक तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति
कोशिका भित्ति जिसे अपन इंग्लिश में सेल वॉल पढ़ते हैं। याद रखना कोशिका भित्ति छोटी क्लास से आपको सिखाया गया है, किसमें मिलती है? प्लांट में या सेल में। एनिमल में नहीं होती। जब मैं आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जब भी हम पादपों का डायग्राम जब बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तो आप बताओगे पादपों का डायग्राम हमेशा ऐसा बनाया जाता है। पादप की कोशिका फिक्स होती है, क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ सेल वॉल मिलती है। लेकिन जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए उनकी सेल यानी कोशिका कैसा भी शेप बना देते हैं, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। याद रखिएगा। देन इसके बाद अपन देखें तो कोशिका भित्ति पादपों में प्रेजेंट होती है। पादपों के अलावा कोशिका भित्ति फंजाई में भी मिलती है। याद रखना, इनमें भी सेल वॉल मिलती है, लेकिन एनिमेलिया में, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती। याद रखिएगा। अब यहां पर एक मुख्य अंतर क्या आता है? मुख्य अंतर जो आता है कि पादपों की और कवकों की कोशिका भित्ति में अंतर क्या होता है। तो याद रखना, कोशिका भित्ति सेल वॉल कवकों में काइटिन की बनी होती है। नोट कर सकते हैं, सेल वॉल ऑफ फंजाई यानी कि कोशिका भित्ति और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन। जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, सेलुलोज की बनी होती है। ये मुख्य अंतर हो गया। क्या हो गया? मुख्य अंतर। याद रखना, यानी कि आपने देखा विट्टिकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने कौन कौन से लक्षणों को लिया अपन ने देखा। फिर इसमें एक और लक्षण जोड़ा गया जिसे बोला जाता है फाइलोजेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या होती है? जीवों का विकास क्रम, जीवों का विकास क्रम, इससे बोला जाता है फाइलोजेनी। ध्यान दीजिएगा, विकास क्रम कैसे? जैसा आपने सुना होगा, पहले जब हम आदि मानव फॉर्म में थे, यानी मिलियन ईयर्स पहले जब हम अपनी बात करें, तो जब हम आदि मानव फॉर्म में थे, पेड़ों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अच्छी खासी हमारी टेल भी थी, पूंछ भी थी, दांत काफी बड़े बड़े थे, शरीर पे बाल बहुत ज्यादा थे, आंखें भी बड़ी थी, कान का पिन्ना भी काफी बड़ा था। लेकिन अब तो सब गायब हो गया, पिन्ना छोटा हो गया, आंखें छोटी हो गई, टेल गायब हो गई, कपड़े पहनने लगे, शाकाहार जीवन जीने लगे। तो तब से अब तक जो विकास हुआ है उसे क्या बोला गया? फाइलोजेनी। उसके अध्ययन को क्या बोला गया? फाइलोजेनी। यानी हम जीवों का जो विकास क्रम देख रहे हैं, उस विकास क्रम को बोला गया फाइलोजेनी। इसी आधार पर बताया गया बेटा, यानी कि फाइलोजेनी के आधार पर बताया गया विट्टिकर ने कि इस अर्थ पर सबसे पहले कौन से जीव आए? मोनेरा। यानी फाइलोजेनी के आधार पर विट्टिकर ने बताया कि इस धरती पर सबसे पहले मोनेरा आए, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आए, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ठीक है, कैसे? ध्यान देना, सभी ने नोट कर लिया मेरे लोग?
नोट कर लिया बेटा? हाँ Yes, सर sir. हो गया नोट। कर लिए नोट Yes, सर हो सर। गया। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए देखिए जनाब, जीवों का वर्गीकरण देखा कि जीवों को 5 डिफरेंट वर्गीकरण में क्लासिफाई किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और कौन कौन से पता है मैंने 5 बेसिस पे, पिंडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, तो 5 जगह वर्गीकरण दिया गया इसके थ्रू, कैरोलस लीनियस के थ्रू। तो कुछ आपको देन तो हमें पता चल गया कि विटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो मैंने आपको पहले बताया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा बताया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्या? डायरेक्ट मैंने आपको 5 किंगडम बताया जो मुख्य रूप से मान्य किया गया। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग किंगडम के बारे में बात करना स्टार्ट करी। तो जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले 2 किंगडम के बाद आए अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने अर्नेस्ट हैकेल अर्नेस्ट हैकेल इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आप कहोगे सर पहले 3 जगत क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि जब 5 जगत हम पढ़ लेते हैं तो 3 जगत पढ़ने में हमें बहुत आसानी रहती है, क्योंकि 3 जगत मान्य तो किया नहीं गया। जो मान्य किया गया उसको पढ़ लेते हैं तो उससे हम गलतियां, दूसरी गलती निकालने में आसानी रहती है। ठीक है ना? जब हमें सही चीज मालूम होगी तो हम आसानी से गलतियों को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 3 जगत वर्गीकरण में अर्नेस्ट हैकेल ने जीवों को 3 जगत में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? पादप जगत, जंतु जगत और कवक जगत। यानी कि सॉरी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी? इन्होंने प्रोटिस्टा में कवकों को भी रख दिया, और इन्होंने प्रोटिस्टा में कवकों के साथ साथ में जीवाणुओं को भी रख दिया, यानी बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई कर दिया, प्लस शैवालों को भी रख दिया। शैवालों को भी रख दिया। याद रखिएगा, किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। तो उनकी गलती हो गई, क्योंकि हालांकि ये सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में, लेकिन शैवाल पे वाली बात लागू नहीं होती। जीवाणु पे, जीवाणु कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, इन्होंने यूकैरियोटिक में क्लासिफाई कर दिया। तो अर्नेस्ट हैकेल ने गलती कर दी थी कि उन्होंने जीवाणुओं को, शैवालों को और कवकों को सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया। जो बात गलत थी, हम पढ़ चुके हैं पहले, अभी थोड़ी देर पहले। इसलिए 3 जगत वर्गीकरण जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ये अमान्य कर दिया गया। अमान्य कर दिया गया, यानी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। याद रखिएगा।
क्लियर होगी वाली बात बेटा? यस सर। याद रखना बेटा, मानने नहीं मुझे, लेकिन पढ़ना है। हमसे पूछा आता है अन्य स्पीकर ने कौन सा जगत 3 जगत वर्गीकरण किया। देन इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है कॉपलैंड। सभी ने नोट कर लिया होगा, आई थिंक ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ सर। यस सर। इसके बाद अर्नेस्ट हिकल के बाद नेक्स्ट है कॉपलैंड। कॉपलैंड इन्होंने 4 जगत, आपको आपकी किताब में भले ना मिले लेकिन नीट के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखना भाई एक एक चीज साथ में कवर करते चले। 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? कॉपलैंड। इन्होंने जीवों को 4 जगत में वर्गीकृत किया। कितने जगत में वर्गीकृत किया? 4 जगत। कौन कौन से? सबसे पहले बता दिया उन्होंने पादप जगत, फिर जंतु जगत, इसके बाद प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा। इन्होंने क्या गलती कर दी? इन्होंने भी कवक को प्रोटिस्टा में क्लासिफाई कर दिया, जीवाणु को तो अलग कर दिया, मोनेरा में जो सही किया गया 5 किण्व के अकॉर्डिंग, लेकिन कवक को भी गलत जगह रख दिया, इसलिए 4 जगत वर्गीकरण कॉपलैंड का ये भी अमान्य हो गया। कैसा हो गया? अमान्य। याद रखिएगा। देन इसके बाद कौन सा है? 5 जगत वर्गीकरण जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने दिखाया, एक्सेप्ट किया गया। देन इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण के बाद आपके लिए शायद नया होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, 6 यानी कि 6 जगत वर्गीकरण दिया गया। 6 जगत वर्गीकरण, इसे ग्रे एवं डॉल्टाइल ने दिया। डॉल्टाइल ने दिया 6 जगत वर्गीकरण। अब इन्होंने कौन कौन सी जगत दे दी? ध्यान देना, पादप के साथ साथ जंतु, मोनेरा भी दिया, प्रोटिस्टा भी दिया, प्रोटिस्टा, कवक जगत, और कवक के साथ साथ चार हो गए। फिर इन्होंने अलग से 2 बना दिए, एक तो आर्की बैक्टीरिया के लिए और यू बैक्टीरिया। ये नई बात बता दी, जब मैं आपको बैक्टीरिया बताऊंगा तब इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा विस्तार से आगे। तो 6 जगत में ये 2 नए, मोनेरा को 2 अलग में वर्गीकृत कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और
यू बैक्टीरिया। तो 6 जगत वर्गीकरण ग्रे एंड डॉल्टाइन ने दिया, ग्रे और डॉल्टाइन ने दिया, याद रखिएगा। सबको क्लियर हो गया वाली बात बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, sir. पढ़ते जाए साथ साथ में, नोट जरूर बनाते चले तो आपको फायदा रहेगा। चलिए, तो आपने दो जगत वर्गीकरण कैरोलसिनियस, 3 जगत वर्गीकरण अर्नेस्ट रिकल, 4 जगत वर्गीकरण कॉपलैंड, 5 जगत वर्गीकरण विटेकर, 6 जगत वर्गीकरण ग्रे और डॉल्टाइन ने दिया। लेकिन मुख्य रूप से जो मान्य किया गया वो 5 जगत वर्गीकरण है विटेकर, जिसमें जीवों को 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक और प्लांटी, पादप जगत और जंतु जगत में वर्गीकृत किया गया, जो जिसमें फाइलोजेनी का भी उपयोग किया गया। फाइलोजेनी मैंने आपको बताया जीवों का विकास क्रम। तो जीवों के विकास क्रम के आधार पर विटेकर ने एक नई बात बताई, जीवों के विकास क्रम के आधार पर हम देखें विटेकर ने क्या बताया। सबसे पहले मोनेरा यानी कि इस अर्थ पर जीवाणु डेवलप हुए, विकसित कौन हुए? जीवाणु। जीवाणु से विकसित हो गए प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा यानी कि कुछ प्रोटिस्टा फिर परिवर्तित हो गए कवकों में यानी कि फंजाई में, कुछ प्रोटिस्टा परिवर्तित हो गए पादपों में, और कुछ प्रोटिस्टा परिवर्तित हो गए जंतुओं में। यानी कि जंतु, पादप और कवक, इनकी फाइलोजेनी हम देखें यानी इनका विकास क्रम देखें तो इन सबका विकास क्रम एक ही से विकसित हो रहा है। किससे? प्रोटिस्टा से। यानी कि ये दिया गया फाइलोजेनी विकास क्रम। इन्होंने इसे फाइलोजेनेटिक ट्री भी बोला। ट्री माने कि हम जानते हैं वृक्ष। तो वृक्ष में जैसे इसको तुलना की गई रूट से यानी कि जड़ों से, इसको तुलना की गई स्टेम से यानी कि तने से, और इनको तुलना की गई पत्तियों से यानी कि लीफ से। इसलिए से फाइलोजेनेटिक ट्री यानी कि वृक्ष भी बोला गया। यानी कि कभी भी कोई आपसे पूछे इस अर्थ पर सबसे पहले कौन से जीव आए? जीवाणु यानी कि मोनेरा। फिर कौन से डेवलप हुए? प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा में हम पढ़ चुके हैं यूकेरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव। उन यूकेरियोटिक एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय फंजाई यानी कवक डेवलप हुए, बहुकोशिकीय पादप डेवलप हुए, बहुकोशिकीय जंतु डेवलप यानी कि विकसित हुए। तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. अनु, शिव कुमार, सचिन, धनंजय, दीपक, अक्षर। Yes, sir. ये सर हो गया इसका। हो गया सर, हो गया। चलिए नोट कर दिया, समझ में आना चाहिए भाई सारी चीजें। चलिए, तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। अब हम एक एक जगत को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
तो सबसे पहला जगत कौन सा आ रहा है? मोनेरा जगत। मोनेरा। मोनेरा जगत में हमें मालूम है किनको रखा गया है? जीवाणुओं। यानी हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? जीवाणुओं के बारे में। 5 मिनट की क्लास और लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मोनेरा जगत की पहले हम बात करेंगे। मोनेरा जगत, तो आपको मालूम है मोनेरा में किसको रखा गया है? सभी बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? मोनेरा में। उदाहरण के तौर पर अपन देखें, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो मैंने आपको लक्षण बताए थे, वही लक्षण किसमें आते हैं? जीवाणुओं के आते। यानी कि जीवाणुओं में केंद्रक तो होगा, लेकिन केंद्रक के चारों तरफ केंद्रिका झिल्ली नहीं होगी। इसके साथ साथ जीवाणुओं में कोई भी कोशिका अंगक ऐसा नहीं होगा जिसके चारों तरफ 2 झिल्ली पर उपस्थित हो। ठीक है ना? यानी कि जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की लक्षण बताए थे, वो सभी लक्षण किसमें मिलते हैं हमें? याद रखना, जीवाणु में, यानी कि मोनेरा जगत। तो कुछ पॉइंट नोट करेंगे पहले। सबसे ज्यादा विविधता यानी डाइवर्सिटी कौन से किंगडम, कौन से जगत में मिलती है? तो याद रखना मोनेरा में। यार नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा विविधता यानी कि डाइवर्सिटी किस जगत में मिलती है? मोनेरा जगत में। याद पॉइंट आउट करना, सबसे ज्यादा विविधता मिलती है क्योंकि इस जगत में शामिल किए गए हैं जीवाणु। और आपको मालूम है जीवाणु यानी बैक्टीरिया हर जगह मिल जाते हैं। मिट्टी में भी मिल जाएंगे, हवा में मिल जाएंगे, पानी में भी मिलते हैं, शरीर के अंदर भी मिलते हैं, शरीर के बाहर भी मिल रहे हैं। हर जगह जीवाणु का वास होता है या बैक्टीरिया मिल सकते हैं। यानी कि मोनेरा जगत के जीव में सबसे ज्यादा विविधता मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, किसी और जगत में नहीं मिलती। याद रखिएगा। आप देखोगे भी तो छोटी सी जगह में भी कई तरह के जीवाणु मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मैक्सिमम डाइवर्सिटी। हाँ सर, ये बोले सर, हवा में बैक्टीरिया रहते हैं तो पोषित कैसे होते होंगे? क्या बेटा? बैक्टीरिया हवा में रहते हैं तो पोषित कैसे होते होंगे? हवा में जो बैक्टीरिया मूव करते रहते हैं तो पोषित कैसे रहते हैं? हवा में भी न्यूट्रिएंट रहते हैं, या वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में या पादपों में पोषण के लिए प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? आप गंदा पानी पी जाओ ठीक है तो सर, आपको तुरंत हैजा, टाइफाइड वाली बीमारियां हो जाएंगी नहीं? तो उस गंदे पानी में क्या है? जीवाणु। ऐसे ही गंदी हवा में चले जाओ, गंदी हवा में जाओ तो बीमार पड़ जाएंगे, क्यों? गंदी हवा में जीवाणु है और वो वातावरण से न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं। वातावरण से न्यूट्रिएंट या पोषण लेने के लिए उनके पास जीवों का सहारा भी रहता है, और जो वातावरण के कण होते हैं उनसे भी न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे मैंने छीका छी, तो सर एक और सवाल सर, इन पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है?
पड़ेगा ना, तब हम आगे पढ़ेंगे जीवाणुओं को टेम्परेचर यानी कि तापमान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जो थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी कि ज्यादा तापमान पे सर्वाइव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेलोफाइल्स या लवण क्षेत्र पे ग्रो करते हैं। अभी जीवाणु का बहुत कुछ पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास मान लीजिए कि क्लास पूरी आने वाली क्लास जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब जीवाणु के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी हमें, तो अल्टीमेटली किसके बारे में नॉलेज हो जाएगी, किंगडम मोनेरा की, ठीक है ना। क्लियर हो गया बेटा? ओके सर, ओके। यस सर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 6 जगत वर्गीकरण पढ़ा। 5 जगत वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके लक्षण कौन कौन से हैं, किस आधार पर दिया गया है। अब हम एक एक करके जगत को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। मैं अगली क्लास में आपको मोनेरा जगत बहुत विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम नया मोनेरा जगत से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ठीक है सर, ठीक है।